नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। 1 फरवरी को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना आखिरी बजट पेश किया। उसको हम लोग इंटरिम बजट बोलते हैं और उसमें उन्होंने कई सारे तथ्यों को रखे। लेकिन भारत की जनता को यह बताना बिल्कुल जरूरी है कि उन्होंने जितने सारे डेटा पुट किए, जितने सारे तथ्यों को रखा, उसमें से कितना सही और कितना झूठ। उसमें से कई सारा डेटा थोड़ा आसपास लगता है ठीक के, और कुछ डेटा ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को जो है मतलब मूर्ख बनाने के लिए है, या जिन लोगों को अर्थशास्त्र का समझ नहीं है उनको है कि आप किसी भी तरीके से भटका सके। मैं सबसे पहला जो बात करना चाहता हूं वो है पर कैपिटा इनकम के बारे में। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत का जो पर कैपिटा इनकम है 2014 के मुकाबले 50% बढ़ा है। अभी के टाइम पर कैपिटा इनकम लगभग 1,70,000 के पास है, मतलब लगभग 14,000 रुपये महीना, 14,000। ठीक है, ये बात हम मान भी ले, लेकिन कहां के लिए बढ़ा है पर कैपिटा इनकम? तो अगर आप मशहूर अर्थशास्त्री प्रणव सेन को सुने तो वो कहते हैं कि शहरी क्षेत्रों में लोगों को काम भी मिला है और शहरी क्षेत्रों में लोगों का आमदनी भी बढ़ा है, अगर हम 2014 की तुलना करें तो। लेकिन सबसे बुरा हाल गांव के क्षेत्रों में है। गांव में 2016-17 तक जो वेज था, जो तनख्वाह था, वही आज भी है, और वहां पे कुछ नहीं बढ़ा। उल्टे ये हुआ है कि वहां पे बहुत सारे लोगों की नौकरी नहीं है और करोड़ों की संख्या में लोग वेज लेबरर्स हैं, मतलब कैजुअल लेबरर्स हैं। इसका ये मतलब हुआ कि आज काम है, कल काम नहीं है, फिर 4 दिन काम है महीने में, तो महीने में फिर अगले 10 दिन काम नहीं है। इससे उनके पास ना ही कोई रेगुलर इनकम का स्रोत होता है, ना ही कोई सोशल सिक्योरिटी होता है, और अगर वो लैंडलेस हैं तो उनको और भी कई तरह का समस्या का सामना करना पड़ता है। तो भले ही शहरी इलाकों में जो लोग काम कर रहे हो उनका जो है प्रति व्यक्ति आय बढ़ा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो लोग काम करते हैं उनका प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ा है। वो आज भी साल 2017 के ही रेंज में है, और ना ही उनके पास ठीक ठाक कमाई का जरिया है, और कमाई का भी जरिया भी है तो वो महीने में 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इसी तरीके से वो वैरी करता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको निर्मला सीतारमण ने नहीं कहा या वो कहना नहीं चाहती थी, वो है बेरोजगारी का। भारत में बेरोजगारी अपार है। अगर हम मशहूर अर्थशास्त्री अरुण कुमार की बात सुने तो हर साल लगभग 2,40,00,000 लोग जो हैं मार्केट में आते हैं। 2,40,00,000 बच्चे, ये वो लोग हैं जो 10th पास करके, 12th पास करके, कोई बीए करके, कोई बीटेक करके, कोई एमबीए करके, इस तरह की डिग्री करके आता है। और अगर हम इसमें से कुछ लड़कियों को हटा भी दें जिनका की शादी हो गया, तब भी हमारे पास लगभग 2,30,00,000 लोग ऐसे बचते हैं जिनको की नौकरी चाहिए। और अगर आप साल 2022 का डाटा देखें तो पूरे भारत में ही कुल जो नया नौकरी पैदा हुआ है वो 5 लाख हुआ है। मशहूर अर्थशास्त्री रघुराम राजन कहते हैं कि हमको हर साल लगभग 70 लाख नए नौकरी पढ़े लिखे लोगों को के लिए चाहिए, जैसे कि बीए के लिए, बीटेक के लिए। अब आप उम्मीद कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ जब 5 लाख नौकरी पूरे 2022 में पैदा लिया हुआ, तो जो बाकी जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या करते हैं? वो कुछ नहीं, वो करोल बाग या मुखर्जी नगर जैसे जगह पे जाके फिर सरकारी परीक्षा की तैयारी करते हैं और 7 साल, 8 साल, 9 साल अपनी जवानी के महत्वपूर्ण सालों को बर्बाद करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि भारत में जो जॉब जनरेशन है वो बहुत ही कम है। इसी साल का जो रिपोर्ट है 2024 का, कि भारत में लगभग 15 लाख बच्चे जो हैं बीटेक पास करेंगे, अपनी इंजीनियरिंग का चौथे ईयर को पास करेंगे, और कुल नौकरी जो इंजीनियरिंग की है वो 1,20,000 है। तो आप उम्मीद कीजिए कि जो 13,80,000 बच्चे जो कि इंजीनियरिंग पास करके आएंगे वो कहाँ जाएंगे? नॉर्मल भी कहीं भी इंजीनियरिंग करने में 10 लाख रुपया फीस और रहने खाने का खर्चा 5 लाख रुपया, वो लगभग 15 लाख से 20 लाख के बीच होता है। कई लोगों ने बैंक का लोन लिया होता है। फिर ये बच्चे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये कितने की नौकरी करेंगे? खबर तो ये है कि बहुत सारे इंजीनियरिंग के बच्चों को भी 5,000 से 10,000 के बीच, फिर कुछ बच्चों को 10,000 से 20,000 के बीच नौकरी मिल रही है। और अगर किसी को 20,000 से ऊपर का तनख्वाह लेना है तो उसको कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, नहीं तो आईआईटी और एनआईटी जैसे कॉलेज से ही पास करना पड़ता है। तो ये तो भारत में जो है वो एम्प्लॉयमेंट और जो मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट, जो हम बेरोजगारी की समस्या जिसको बोलते हैं, वो है, वो समस्या पूरा मुंह बाय खड़ा है, क्योंकि ग्रोथ रेट बढ़ नहीं रहा है। और जिसके कारण क्या है कि हर साल मार्केट में 2,40,00,000 लोग लगभग आ रहे हैं और हमारे पास उसके लिए जॉब नहीं है। उसके बाद एक और जो भारत में बड़ी समस्या वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जहां पे 5 लोगों की जरूरत है वहां पे 10 लोग हैं। इससे क्या होता है कि एक तो लोगों को तनख्वाह कम मिलता है, उसके अलावा इसमें एक और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लोगों का क्रिएटिविटी घट जाता है। तो कहने का मतलब आज के टाइम जो भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी का। अगर हम ओवरऑल लें बेरोजगारी का भारत में, तो लगभग 40% युवा बेरोजगार हैं। 40%, ये दुनिया में किसी भी देश में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। और अगर आप मिडिल एज ग्रुप का लें, अगर 20 से 25 साल का लें, तो वो लगभग 23% है।
ये भी आंकड़ा जो है हम ईरान और सीरिया जैसे देशों के बाद हैं जहां पे 25-26% है। तो कहने का मतलब भारत में जॉब एक बहुत बड़ी समस्या है। और जो जॉब भी है वो क्वालिटी ऑफ जॉब किस तरह का है, क्या उसकी महीने की सैलरी 5,000 से 10,000 के बीच है, या 10,000 से 20,000 के बीच है, या 20,000 से 30,000 के बीच है। क्योंकि 50,000 से ऊपर की तो नौकरी ही बहुत कम है। साल 2017 का आंकड़ा बताता है कि भारत में केवल 3% नौकरी ही 50,000 से ऊपर का है। क्योंकि बाद में बीच में कोई डाटा आना बंद हो गया। कई सारे अर्थशास्त्री ये बार बार कह रहे हैं कि बहुत अर्जेंट था सेंसस करा लेना, क्योंकि आखिरी सेंसस 2011 में हुआ है, तो हमारे पास बहुत सारे चीज़ों का सटीक आंकड़ा भी नहीं है। आप जानते हैं कि प्रमुख जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब बार बार कह रहे हैं कि जो भारत हमें पहले रेगुलर बेसिस पे डेटा भेज दिया करता था, अब हमारे पास डाटा आ नहीं रहा। और चूंकि डाटा आ नहीं रहा तो ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो कुछ भी सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। एक और जो बड़ी बात जो बजट में उठी वो उठा कि उन्होंने स्टेट्स को जो है पैसा दिया है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि फाइनेंस कमीशन ने ये चीज कहा कि हमको जितना भी GST से कलेक्शन हो रहा है उसका 42% जो है स्टेट्स को देना चाहिए। एटलीस्ट अभी के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनको फाइनेंस कमीशन का सैंक्टिटी मेंटेन करना चाहिए। हुआ क्या है कि स्टेट्स को मिले हैं केवल 32%, और जिसके कारण कई सारे स्टेट्स बहुत बेचैन हैं। आप देख रहे हैं कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, केरल के चीफ मिनिस्टर सब इंडिया में दिल्ली में आ गए हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने भी लिखना शुरू कर दिया है कि हम ज्यादा पैसा कमा के दे रहे हैं और सारा पैसा जो है बिहार को मिल रहा है, यूपी को मिल रहा है। कब तक ये हमारे ही पैसे पे जिएंगे, कब तक ये हमारे पैसों का ज्यादा यूटिलाइज करेंगे, ये अपना खुद क्यों नहीं कमा रहे हैं। तो ये एक बात क्लियर कट खुल के आ रही है कि नरेंद्र मोदी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं, और जो भी स्टेट जो कि नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट है उनको जो है ये कैश स्ट्रैप कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उनको वहां पे काम करने में दिक्कत होती है। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने इस साल जो कैपेक्स है अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर वो लगभग 11 लाख करोड़ का रखा है, जो कि लगभग 3.4% ऑफ GDP है। जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लेती है तो वो बनाती है नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट, रेलवे ट्रैक, पोर्ट। ये सब लेबर इंटेंसिव नहीं होते हैं, इसमें लेबर तो लगते हैं लेकिन जो अधिकतर यूज होता है इसमें होता है हाईवा का यूज होता है, बुलडोजर का यूज होता है, क्रेन्स का यूज होता है, माने बड़े बड़े मशीन का यूज होता है। इसमें हाई क्लास मैकेनाइजेशन का यूज है। एक्चुअल में लेबर लगते कहाँ पे है? गांव में सड़कें बनाने में, मनरेगा के थ्रू स्टेट हाईवेज बनाने में। इसीलिए जब भी कोई सेंटर प्रोजेक्ट पे खर्च करता है तो वो मोर एंड मोर कैपिटल इंटेंसिव होता है, और वहां पे जो है मीन्स लेबर का कम यूज है। लेकिन जो जब भी पैसा स्टेट के पास आता है तो स्टेट जो है उसे रूरल बिजनेस को देखता है, रूरल वेजेज को देखता है। आप जानते हैं कि पूरे भारत में जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें 35% MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम यूनिट। अगर स्टेट के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो MSMEs को कहां से पैसा देंगे। और ये एक समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि सभी स्टेट्स जो कि नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स है वो यही कह रहे हैं कि ये जानबूझ के हमें पैसा नहीं देते हैं ताकि हम परेशान रहें, हम अपना वेलफेयर स्कीम्स नहीं चला सकें। और भी बहुत सारा पैसा जो सेंटर सेस और सरचार्ज के रूप में लेता है वो सीधा सीधा सेंटर को चला जाता है। फिर निर्मला सीतारमण ने एक चीज कहा कि आने वाला जो 5 साल है 2024 से 2029 जो है वो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ का होगा। इस पे प्रणव सेन कहते हैं कि जो पिछला 5 साल था उसमें इन्होंने 3 बड़े रिफॉर्म्स लाने का कोशिश किया। एक जो है लेबर रिफॉर्म्स, दूसरा एग्रीकल्चर रिफॉर्म, और तीसरा प्राइवेटाइजेशन एसेट मैनेजमेंट का। वो तीनों ही रिफॉर्म्स नहीं आ पाए। आप जानते होंगे जो लेबर रिफॉर्म्स है उसमें चूंकि जो कॉन्ट्रैक्ट के लेबर का इशू आ गया था तो सारे लेबर का यही कहना था कि जो भी हमारी ठीक ठाक की नौकरी अगर कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर रखेगा हमको जब मन तब निकाल देगा, हमारे पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं रहेगा। और क्या ठीक कि इस महीने नौकरी है, अगले महीने नौकरी नहीं है, हमको दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखे, हम कैसे जिएंगे। उसी तरीके से जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हम जानते हैं, पूरे किसानों का धरना प्रदर्शन। और जो प्राइवेटाइजेशन का जहां तक बात है तो वहां भी फिर नौकरी का ही बात उठ के आ गया कि आप प्राइवेटाइज कर दोगे फिर जो प्राइवेट मालिक है वो हमको निकाल देगा, हमको नौकरी मिलेगा कहाँ? भारत में नौकरी है कहाँ? नौकरी भी है तो 10,000 से 20,000 के बीच की कितनी नौकरी है? 20,000 से 30,000 के बीच की नौकरी है। इसका कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, और इसका कैटेगराइजेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम जब भी बात महंगाई की करें तो जो लोग एक्चुअल में इस रेंज में हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है, जिस परिवार की मासिक इनकम 25,000 से 50,000 के बीच, वही सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। या अगर हम मिडिल क्लास की बात करें 25,000 से लेकर 1,30,000 के बीच, तो ये भी एक मामले में इफेक्टेड होते हैं जब इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो कहने का ये मतलब है कि प्रणव सेन कहते हैं कि निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम आने वाले 5 साल में करेंगे, लेकिन ये सब बिल्कुल वेग है। और
एज एन इकोनॉमिस्ट मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी का जो आखिरी आर्थिक जो सफलता है ना, वो जीएसटी है। जीएसटी के बाद उनके पास कोई आर्थिक विजन नहीं है और वो बिना लोगों के प्रॉपर कंसल्टेशन से कोई भी चीज ले आते हैं, और जिसके कारण जो होता है कि भारी मात्रा में विरोध होता है और वो चीज आ नहीं पाता है। केवल प्राइवेटाइजेशन के नाम पे सिर्फ एयर इंडिया हुआ, उसके बाद कुछ भी प्राइवेटाइज नहीं कर पाए, क्योंकि मेन दिक्कत यही है कि सबको यही डर लगता है कि हमारी नौकरी चली जाएगी, और भारत में नौकरी है नहीं। पूरे 2022 में जबकि कॉर्पोरेट इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया, फिर भी पूरे 2022 में सिर्फ 5 लाख नई नौकरी आई। 2023 में भी वही हाल रहा। आप 2024 में देख लीजिए, अभी टॉप जितने भी कंपनीज है, गूगल, अमेजन, उन्होंने कहा है कि हम भारत में हायरिंग नहीं करेंगे। प्लस जितने भी भारत के आईटी कंपनीज है, जैसे कि टाटा हो गया या जो टीसीएस है, इन्फोसिस है, बाकी इन्होंने भी कहा कि हम 40% कम हायरिंग करेंगे। तो जब आप नौकरी ही नहीं देंगे तो लोगों को नौकरी मिलेगा कहाँ और वो जाएंगे कहाँ? बेरोजगारी में घर में बैठेंगे कहाँ? और जो आखिरी बात जो भारत के लिए सबसे चिंता का बात है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। साल 2004 से 2014 के बीच जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, तब प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट था जीडीपी में, वो लगभग 38% ऑफ जीडीपी था। वो घट के अब मात्र 30% ऑफ जीडीपी हो गया। और चूंकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए नई फैक्ट्री नहीं खुल रहा है, नए आउटलेट्स नहीं खुल रहे हैं, नया शोरूम्स नहीं खुल रहा और वही जॉब नहीं मिल रहा है। जबकि साल 2019 में नरेंद्र मोदी ने उनको टैक्स में कंसेशन के लिए 30% से घटा के 22% दिया। उससे जो उनको पैसा बचा 1,60,000 करोड़ उस साल, इन लोगों ने उसमें कोई भी न्यू इंडस्ट्री नहीं बैठाई या नया फैक्ट्री नहीं खोला, या बिल्कुल गिना चुना। इन्होंने जो अपना ही पुराना लोन था उसको चुकाने में मीन्स वेस्ट किया, उसी को चुकाया और बाकी अपना प्रॉफिट बनाने में लग गया, ताकि ये टॉप 10, टॉप 20, टॉप 100 में आ गए। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम नरेंद्र मोदी का पिछला 5 साल देखें, 2019 से 2024, ये आर्थिक स्तर पे बेहद 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 असफल है। सिर्फ कॉर्पोरेट के कुछ कंपनीज को ठीक से काम कर लेने से या ऑर्गेनाइज सेक्टर के कुछ कंपनीज का काम कर लेने से देश का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि 94% ऑफ द पर्सन वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। 94% जो भारत की जीडीपी है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और देश में जो है जॉब का जनरेशन, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत कम हो रही है, क्योंकि भारत में एक्चुअल जॉब का जो जनरेशन है वो एमएसएमई करता है, और एमएसएमई के पास अब उतना क्रेडिट ही नहीं है या उतना बैकबोन ही नहीं बचा है कि वो करोड़ों की संख्या में जॉब्स प्रोवाइड कर सकें, और जो 2 करोड़ 40 लाख लोग हर साल मार्केट में आ रहे हैं उनको जॉब्स दे सकें। तो भारत के साथ सबसे बड़ी यही समस्या है कि भारत के जो युवा हैं, जो 20 से 30 साल के लड़के हैं, जिनको आर्थिक मामलों का बेहद जानकार होना चाहिए और पता लगना चाहिए, वो अपना दिन का सारा समय क्रिकेट देखने में, फिर विराट कोहली ने क्या किया, रोहित शर्मा ने क्या किया, ये सब जानने में, फिर बिग बॉस देखने में, ऐसे बकवास चीज़ों को देखने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और इस तरीके से जो हमारे बेहद आर्थिक मुद्दे हैं, जो कि भारत एक ग्रोइंग नेशन है जहाँ पे कि इतना सारा मीन्स यंग लोगों का फौज है, उसको बहुत डेवलप होना था, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। और दिन प्रतिदिन जो नौकरी का जो जनरेशन है, वो जो स्तर है वो घटता चला जा रहा है। उम्मीद है आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, ताकि जो बेहतरीन और जो सटीक जानकारी जो आर्थिक मामलों की है वो कई लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये पहुंचना बेहद जरूरी है। भारत के 95% लोगों को आर्थिक मीन्स बातों की जानकारी नहीं है। इससे और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का ही घाटा होता जा रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद है। धन्यवाद।